नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार सिंह और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संकल्प इकोनॉमिक्स। आज मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए सप्लाई सीरीज लेकर के आ रहा हूं। नया टॉपिक है और ये टॉपिक आप लोग को बहुत आसान लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये बहुत हद तक डिमांड से रिलेटेड है, इसलिए डिमांड सीरीज को आप लोग पूरा अच्छा से रिवाइज कर लीजिए। और इसमें मैं हिंट करते चले जाता हूँ, आप लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसका नोट्स भी मैं वीडियो के साथ लगा दूंगा ताकि आप लोग अपने से जब आंसर तैयार करेंगे तो बाद में फिर मेरे नोट्स से मिला करके आप अपने आंसर को जांच कर सकते हैं और किसी को दिक्कत हो तो फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें मैं सप्लाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। सप्लाई सीरीज का ये पहला वीडियो होगा। आप लोग डिमांड सीरीज का वीडियो नंबर 2 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी पर आधारित आज का वीडियो है। आज हम आप लोग को, आप कहिएगा कि सर डिमांड सीरीज का वीडियो नंबर 1 से रिलेटेड आज का जब पहला वीडियो है सप्लाई तो क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए है कि डिमांड में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, सप्लाई में कम पढ़ना पड़ता है। आप डिमांड में जितना वीडियो था, लगभग 14 वीडियो था, तो उसका हाफ से भी कम होने जा रहा है किसमें? सप्लाई में वीडियो नंबर। तो इसलिए जितना उसमें है उतना इसमें तो होगा नहीं। हम इसमें मुख्य रूप से बता दें आप लोग को ताकि दिक्कत ना हो, कहाँ कहाँ डिमांड और सप्लाई में आपको डिफरेंसेस रहेगा। डिफरेंसेस क्या रहेगा? एक तो देखिएगा, डिमांड यानी कि मांग, और इधर हम बात कर रहे हैं सप्लाई यानी कि पूर्ति। अब क्या है कि इधर हम जब डिमांड में रहेंगे तो यहां पर कीमत और मांग, इन दोनों के बीच जो संबंध होगा, रिलेशन, वो नेगेटिव होगा। इसको आप ऋणात्मक कहिएगा, यानी कि इंग्लिश में नेगेटिव। कीमत और मांग के बीच में रिलेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन जब हम सप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पर कीमत और पूर्ति, इन दोनों के बीच जो संबंध होगा, संबंध यानी रिलेशन, वो क्या होगा? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक, पॉजिटिव यानी धनात्मक। ये आपको एक बेसिक डिफरेंस दोनों में मिलेगा जहां तहां। उसके बाद क्या, जब भी हम मांग में बात करते हैं तो यहां पर खरीदना होता है, मांग में खरीदा जाता है। खरीदना यानी कि बाय शब्द आएगा। क्या आएगा? बाय। या आप डिमांडेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। डिमांडेड ये वर्ड यूज होगा। लेकिन इधर जब हम बात करेंगे तो इधर बेचना शब्द आएगा। क्या आएगा? बेचना। अब बेचना से बेचा जाता है या बेची जाने वाली, इस तरह शब्द थोड़ा सा आपको सेंटेंस के अनुसार चेंज होगा। और इंग्लिश में जब जाएंगे तो सेल या सप्लाइड। सप्लाइड या सप्लाई जैसा सेंटेंस रहेगा, जैसी परिस्थिति होगा उस तरह से शब्द यूज होगा। लेकिन ये आपको दोनों साइड मिलेगा। क्लियर? यानी कि एक तरह से यहां पर प्राइस एंड डिमांड बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां पर बात करें तो प्राइस एंड सप्लाई बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि यहां पर प्राइस और डिमांड में रिलेशन क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव रिलेशन है। यहां पर क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है।
ये बेसिक डिफरेंस है। अब रही बात कहीं जब फिगर या टेबल बनाने की बात हो, फिगर या टेबल बनाने की बात हो, तो जैसे इसमें जो हमारा टेबल होगा, हम टेबल की बात कर रहे हैं, पहले तो ऊपर लिखते हैं टेबल। तो जैसे प्राइस होगा और डिमांड होगा, तो जैसे प्राइस 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस प्रकार रहेगा। तो डिमांड जो होगा आपका वो डिक्रीज करेगा। जैसे 10 है तो 10 से आपका 8 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी प्राइस राइज करेगा तो डिमांड क्या होगा, फॉल करेगा। कोई भी फिगर, ये कोई जरूरी नहीं 10 से ही आप लेके चले, दूसरा भी फिगर ले चल सकते हैं। जैसे 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, 10 है, इस प्रकार। और जब इधर की बात करेंगे, इस और भी देख लेते हैं। ये वीडियो नंबर 2 तो डिमांड सीरीज का आप लोग देख ही लीजिएगा, इसी के आधार पर हम लोग कंपैरिजन करके चलेंगे। लेकिन यहां पर ले रहे हैं प्राइस और सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो प्राइस 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरह रहेगा। सप्लाई में क्या होगा, जैसे डिमांड में आप देख रहे हैं प्राइस राइज कर रहा है तो डिमांड फॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका ये भी राइज करेगा। 2 के रेट पर 10 सप्लाई है, 4 हो जाएगा तो 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे होता है। और यदि हम इसी को कर्व में दिखाएंगे, इसका अगर हम एक डायग्राम बनाना चाहेंगे तो इस और हम प्राइस को ले लेंगे, इस और डिमांड को ले लेंगे, और ये ऐसे हो जाएगा। इधर प्राइस 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लेंगे। 2 के रेट पर डिमांड कितना है भाई, 2 के रेट पर 50 देखिए। फिर थोड़ा सा प्राइस राइज कर गया, प्राइस क्या हो गया, 2 से 4 हो गया, डिमांड फॉल करके कितना हो गया, 40। चूंकि 50 से 40 हुआ है यानी घट रहा है, तो ये इधर ही आएंगे। फिर 6 पे कितना हो गया, 30, फिर 8 पे कितना हो गया, 20, फिर 10 पे कितना हो गया, 10। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ता गया और डिमांड इधर घटता चला गया। ये डिमांड कर्व हो गया। लेकिन सप्लाई की अगर हम बात करें तो सप्लाई में हम क्या देखेंगे, नोटिस करेंगे कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइस एंड सप्लाई में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, धनात्मक संबंध है। तो इसका मतलब है इसमें सप्लाई कर्व का पॉजिटिव स्लोप होगा, इस प्रकार। ये पॉजिटिव स्लोप तभी जब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों में पॉजिटिव रिलेशन हो, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। लेकिन यहाँ पर जो हम एक्स पे दिखाए और वाई पर जो दिखाए, तो दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। शायद नहीं दिखा होगा, पहले थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ये दोनों में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहां पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह लेंगे तो 2 पर मेरा सप्लाई कितना है, 10 हो गया। फिर सप्लाई हमारा जैसे प्राइस बढ़ा, सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी 4 पे 20, फिर 6 पे 30, 8 पे 40, 10 पे 50, यानी प्राइस बढ़ता गया, सप्लाई भी बढ़ता चला गया। ये कौन सा कर्व है, सप्लाई कर्व है। क्या है ये, सप्लाई कर्व है। और ये क्या है, सप्लाई शेड्यूल है। कैसा शेड्यूल है, सप्लाई शेड्यूल है। लेकिन एक चीज है कि जब हम आगे देखेंगे बढ़ करके, तो इसका टाइप्स होगा, सप्लाई का टाइप्स होगा। एक होगा व्यक्तिगत और दूसरा क्या होगा, बाजार। जैसा कि मांग में भी था, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग, ठीक उसी प्रकार व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति होगा। तो इसमें
आपको करना क्या है कि मांग वाला तो आप लोग जैसे डिमांड सीरीज आप लोग देखे हुए हैं, जो वीडियो नंबर 2 की बात किए, वही वाला आप लोगों को लेकर के चलना है। और करना क्या है कि जहां जहां पर मांग शब्द है वहां वहां पूर्ति शब्द कर देना है, और जहां जहां खरीदी जाने वाली मात्रा है वहां बेची जाने वाली मात्रा कर देना है। जहां आपको ऋणात्मक संबंध था वहां धनात्मक संबंध कर देना है। और वक्र में या टेबल वगैरह जो बनाइएगा तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि कीमत बढ़ रहा है तो मांग घट रहा है मांग वाला में, लेकिन पूर्ति वाला में ऐसा टेबल बने जिसमें कि कीमत बढ़ता हो तो पूर्ति भी बढ़ता हो। और डायग्राम भी जब बनाइएगा तो जैसे मांग वाला में नेगेटिव स्लोप था तो सप्लाई वाला में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो इस हिसाब से आप लोग अपने आंसर को तैयार करेंगे। तो चलिए हम आगे थोड़ा सा केवल रीडिंग करते चले जाते हैं। आप लोग तो समझ ही गए हैं सब चीज। चलिए इधर बोर्ड भी मिटा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दीजिए। इस बीच में आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, चले बने तो शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आप लोग करिएगा क्या, पूर्ति लीजिएगा, सप्लाई, इसकी एक परिभाषा दे दीजिएगा। परिभाषा क्या दीजिएगा, एक निश्चित समय में क्या करना है, एक निश्चित समय एवं एक निश्चित कीमत पर वस्तु की, अब देखिए यहीं पर चेंज करना है। मांग में था खरीदी जाने वाली मात्रा, यहां पर आपको क्या कर देना है, बेची जाने वाली वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा को पूर्ति कहते हैं। मांग में क्या था, एक निश्चित समय एवं एक निश्चित कीमत पर वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा है। तो मांग में क्या था, बेची के जगह खरीदी जाने वाली मात्रा को मांग कहते हैं, ऐसा था। लेकिन यहां पर क्या है कि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित कीमत पर वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा को पूर्ति कहते हैं। अब इसके प्रकार आ जाएंगे, किसका प्रकार, पूर्ति का। तो एक हो जाएगा आपका व्यक्तिगत पूर्ति, और दूसरा क्या हो जाएगा, बाजार पूर्ति। पहले को एक्सप्लेन कीजिएगा व्यक्तिगत पूर्ति को, तो क्या करिएगा, सेम यही उतारना है, लेकिन एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल आपको करना है जिससे लगे कि ये व्यक्तिगत है। तो क्या करना है, वही लाइन लेते हैं, एक निश्चित कीमत एवं एक निश्चित समय पर। देखिए यहां तक सेम है, यहां तक सेम है। अब यहां से यहां के बीच में कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है, किसी एक विक्रेता, ये ध्यान दीजिएगा, मांग में क्रेता होता है। मांग साइड जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्रेता शब्द का यूज करते हैं, यानी कि बायर। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, एक विक्रेता यानी कि सेलर। तो किसी एक विक्रेता द्वारा वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा को व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ जी,
किसी एक विक्रेता, ये ऐड किए हैं किसी एक विक्रेता द्वारा। फिर वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा यहां भी है, वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा यहां भी है, वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा। चूंकि यहां व्यक्तिगत पूर्ति के बारे में बता रहे हैं इसलिए यहां पर हम व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं लिखे, यहां पर पूर्ति के बारे में बता रहे थे इसलिए यहां पूर्ति कहते हैं। और दूसरा जब जाएंगे बाजार पूर्ति, याद कीजिए बाजार मांग का क्या था, व्यक्तिगत मांग का योग होता है, तो ठीक इस प्रकार यहां भी कर देंगे। बाजार पूर्ति व्यक्तिगत पूर्ति का क्या होता है, योग होता है। कोई दिक्कत? और इसमें नीचे लिख देंगे एस एम इजकल टू S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 SN, ये लिख देंगे। SM से हो गया सप्लाई ऑफ मार्केट यानी मार्केट सप्लाई, S1 यानी एक विक्रेता, S2 दूसरा विक्रेता, इस तरह से जितने भी होंगे। याद कीजिए मार्केट में लिखे थे DM इजकल टू D1 प्लस D2 प्लस डॉट 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 DN, ये बाजार मांग का था। D से डिमांड, M से मार्केट, एक क्रेता दूसरा क्रेता, इसी तरह तीसरा चौथा, जितने क्रेता हैं सबको जोड़ देंगे तो वो बाजार मांग हो जाएगा। सेम जितने विक्रेता हैं सबको जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बाजार पूर्ति हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं पूर्ति वक्र पर। सॉरी, पूर्ति वक्र नहीं, पूर्ति तालिका। पूर्ति वक्र से पहले क्या देखना है, पूर्ति तालिका। पूर्ति तालिका, सप्लाई शेड्यूल। अब कहिएगा इंग्लिश वाले को छोड़ दिए, कोई बात नहीं, नोट्स रहेगा, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो के साथ अटैच रहेगा और ज़्यादा कुछ तो अंतर नहीं है, सेम सेंटेंस रहेगा। जैसे आप क्या लिखे, क्या लिखिएगा, सप्लाई का जो डेफिनेशन लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, सप्लाई का अगर डेफिनेशन लिखने का रहेगा तो लिखिएगा सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच वी वांट टू सेल एट अ गिवन प्राइस एंड टाइम। मतलब वो मात्रा गुड्स का जिसको कि हम एक दिए हुए समय या कीमत पर बेचना चाहते हैं। फिर इंडिविजुअल सप्लाई रहेगा, टाइप्स ऑफ सप्लाई का, तो उसमें क्या कर देंगे, इंडिविजुअल सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच अ सेलर वांट्स टू बाय एट अ गिवन टाइम एंड पीरियड। फिर मार्केट सप्लाई होगा तो क्या कर देंगे, मार्केट सप्लाई इज द सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। तो कुछ नहीं है, नोट्स रहेगा सामने में, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अब है पूर्ति तालिका, इसका कर दीजिएगा विभिन्न, ऐसा ही मांग में भी था, बता देते हैं, विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को जब एक तालिका द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इसे पूर्ति तालिका कहते हैं। मांग का रहता तो यहीं पर, सॉरी मांग का ही लिख दिए हैं यहां पर, ये जो डेफिनेशन हुआ ये पूर्ति का नहीं होकर के किसका हो गया, मांग का। विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को जब एक तालिका द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इसे यहाँ पर क्या करेंगे, मांग तालिका कहते हैं। लेकिन हमको करना किसका था, पूर्ति का, तो यहाँ पर खरीदी के जगह पर आपको क्या कर देना है, बेची।
जाने वाली मात्रा को जब एक तालिका द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पूर्ति तालिका कहते हैं। इंग्लिश में इसी को अगर व्यक्त करने का हो तो क्या करेंगे? द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड, द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड एट अ वेरियस प्राइस इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल। ध्यान रहे, द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड एट अ वेरियस प्राइस इज कॉल्ड सप्लाई शेड्यूल। इसका इंग्लिश हो जाएगा। फिर इसका टाइप्स चलेंगे, प्रकार। वही व्यक्तिगत क्या होगा? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। और क्या करेंगे? सेम डेफिनेशन लिखेंगे। खाली आपको एक ऐसे शब्द का खोज करना है जिससे कि लगे कि ये व्यक्तिगत के बारे में ही बात हो रहा हो। तो क्या करेंगे? विभिन्न कीमतों पर किसी एक विक्रेता, यही तो ऐड करना होता है खाली, किसी एक विक्रेता द्वारा वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा को जब एक तालिका द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं जी? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहते हैं। ये तो इसका परिभाषा हो गया। तो हम क्या किए? नया जो शब्द यही नया, किसी एक विक्रेता द्वारा इतना ऐड किए हैं। कहाँ पर? विभिन्न कीमतों पर। इसके बाद यहीं पर इसको ऐड किए हैं। बाकी तो सारी बातें क्या है? सेम है। यहाँ पूर्ति तालिका है, यहाँ पर व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कर दिए, क्योंकि पूर्ति तालिका यहाँ पूर्ति तालिका के अनुसार था, यहाँ व्यक्तिगत पूर्ति तालिका व्यक्तिगत पूर्ति तालिका के अनुसार होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब इसको तालिका में बना करके एक ठो देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। कीमत ले लीजिए, पूर्ति ले लीजिए। पूर्ति भी किसका? S1 का, यानी एक व्यक्ति का पूर्ति, जो एक विक्रेता है उसका बात कर रहे हैं। तो 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया पूर्ति, 10, 20, 30, 40, 50, ये पूर्ति बढ़ गया। आप कहिएगा क्यों बढ़ता है? तो इसलिए बढ़ता है क्योंकि कीमत बढ़ने से हर विक्रेता को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। आप सोच के देखिए ना, 2 रुपया जो चीज़ का मिलता था उसका 4 रुपया मिलना शुरू हो जाए, 6 रुपया मिलना शुरू हो जाए, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ना कि पहले से ज़्यादा कीमत मिल रहा है तो हम ज़्यादा प्रॉफिट बुक करें। आपको लगता होगा कीमत बढ़ जाएगा तो उधर मांग तो घट जाएगा, तो बिकेगा कैसे? वो एक अलग चीज़ है। कभी कभी कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ता है। जैसे पर्व त्यौहार में आप देखेंगे, छठ पूजा में फल महंगा हो जाता है तो क्या होता है? मांग उसका घट जाता है क्या? बढ़ा हुआ ही रहता है ना। और उसमें बेचने वाले की भी संख्या क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। हर फल विक्रेता जितना फल ला करके बेचना चाहता था जनरल डेज में, उस दिन यानी छठ के दिन वो क्या करता है? ज़्यादा मात्रा में लाता है और ज़्यादा बेच पाता भी है और अधिक कीमत पर भी बेचता है। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हर विक्रेता अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति करता है। ये हो गया। फिर बाजार पूर्ति की बात होगी। किसकी बात? बाजार पूर्ति की बात होगी, मार्केट सप्लाई का। तो ये क्या कर देंगे? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका के योग को बाजार पूर्ति तालिका कहते हैं। और उसका अगर बनाएंगे तो फिर ये S1 लेवे किए हैं, एक S2 भी ले लेते हैं। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 15, 30, 45, 60, 75। और फिर SM निकाल लेंगे, S1 प्लस S2 इस तरह करके निकाल लेंगे। 25, 50, 75, 100, 125, ये बाजार पूर्ति तालिका हो गया।
व्यक्तिगत पूर्ति तालिका के योग को क्या कहते हैं? बाजार पूर्ति तालिका कहते हैं। ये नहीं कहते हैं जी? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका के योग को क्या कहते हैं? बाजार पूर्ति तालिका कहते हैं। और फॉर्मूला हो जाएगा SM इजकल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 SN। तो इतना हो गया। अब आते हैं पूर्ति वक्र। यहीं पर सेट करते हैं। यदि आपको पूर्ति वक्र का पूछा जाए, पूर्ति वक्र किसे कहते हैं, तो आप क्या करेंगे? पूर्ति वक्र, सप्लाई कर्व, इसके बारे में जानना है। याद कीजिए, मांग वक्र का क्या था? मांग तालिका के ग्राफीय प्रस्तुतिकरण को मांग वक्र कहते हैं। तो वही चीज यहां भी कर देंगे। पूर्ति तालिका के ग्राफीय प्रस्तुतिकरण को पूर्ति वक्र कहते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं जी? कह सकते हैं। इंग्लिश में द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। अब इसके भी टाइप्स हो जाएंगे, प्रकार। कौन? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, और दूसरा बाजार पूर्ति वक्र होगा। हम पहला को एक्सप्लेन करते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो जैसे अभी हम लिखे हैं पूर्ति तालिका के ग्राफीय प्रस्तुतिकरण, लेकिन यहाँ पर क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है ना। ये पूर्ति वक्र का हो रहा है पूर्ति तालिका के ग्राफीय प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर व्यक्तिगत पूर्ति वक्र है, तो क्या लिखेंगे? व्यक्तिगत पूर्ति तालिका के ग्राफीय प्रस्तुतिकरण को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहते हैं। होगा? बिल्कुल होगा। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका के ग्राफीय प्रस्तुतिकरण को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहते हैं। अब इसको दिखा देंगे ग्राफ में बना करके। तो इसके लिए क्या कीजिए, हमको व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कह रहा है ना, तो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका इतने होता है, जिसमें कीमत रहेगा और S1 रहेगा, बस। तो इसको डायग्राम में दिखा दीजिए। पहले आप ये बना लीजिएगा तालिका और फिर इसको डायग्राम में दिखा दीजिएगा। अब बताइए, गलती से भी ऐसे नहीं खींचिएगा, ऐसा मांग वक्र होता है। ये तब होगा जब कीमत बढ़ने से मांग घटता हो, लेकिन यहाँ पर कीमत बढ़ रहा है, पूर्ति भी बढ़ रहा है, इसलिए इस प्रकार वक्र होगा। इस और कीमत ले लिए, इस और पूर्ति ले लेंगे। कीमत 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, इस तरह से। 2 के रेट पर पूर्ति कितना जी? 10। 4 पर कितना? 20। 6 पर कितना? 30। 8 पे 40 और 10 पे 50। हो गया। इसको S1 कर देंगे, यानी कि ये क्या हो गया? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होगा। फिर आएंगे बाजार पूर्ति वक्र
यही ना, बाजार पूर्ति वक्र, मार्केट सप्लाई कर्व। तो क्या लिखेंगे, बाजार, यहां योग नहीं कीजिएगा, योग कीजिएगा थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। अगर आप लिखते हैं व्यक्तिगत पूर्ति वक्र के योग को बाजार पूर्ति वक्र कहते हैं, तो थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, S1 का भी वक्र बनाना पड़ेगा, S2 का भी वक्र बनाना पड़ेगा, फिर SM का बनाना पड़ेगा। इसलिए आप शॉर्ट वाला ये अपनाइए, बाजार पूर्ति तालिका के ग्राफीय प्रस्तुतिकरण को बाजार पूर्ति वक्र कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बाजार पूर्ति तालिका बना लेते हैं, S2, फिर SM भी तैयार कर लेते हैं। S2 कितना लिए थे, 15, 30, 45, 60, 75 और जोड़ के क्या निकला था, S1 प्लस S2 किए थे 25, 50, 75, 100, 125। तो देखिए रेट तो वही है, व्यक्तिगत में भी वही था, बाजार में भी वही है, इसलिए इधर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तित होगा। अब कितना हो गया, पहले तो देखिए जो 25 आया है SM 2 रुपये के रेट पर, हम 25 जो यहाँ पर दिखाएंगे 2 रुपये के रेट पर, वो कैसे होगा, यहाँ पर ये 10 और 15 जुटेगा, तो उतना जोड़ करके नहीं दिखा रहे हैं, इतने से काम चला लेते हैं। 2 रुपये के रेट पर कितना है, 25, 4 पर कितना हो गया, 50, फिर कितना हो गया, 75, फिर कितना हो गया, 100 और लास्ट में कितना हो गया, 125। और ये S1 अब क्या बन गया, SM, और ये इंडिविजुअल अब क्या हो जाएगा, मार्केट। कोई दिक्कत, इंग्लिश में भी लिखना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे है ना, इसका इंग्लिश पूर्ति तालिका के ग्राफीय प्रस्तुतिकरण को पूर्ति वक्र कहते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल इज कॉल्ड सप्लाई कर्व, टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। और जब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को डिफाइन करेंगे तो कर देंगे द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। फिर मार्केट सप्लाई कर्व आएगा, यानी द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई कर्व। ये बात रही। और इतना पूरा जानने के बाद एक चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा, नोट करके चलिएगा, किसी के साथ भी ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं, किसी के साथ भी। जैसे आपसे पूछा रहे क्वेश्चन कि पूर्ति तालिका किसे कहते हैं, पूर्ति तालिका या यही जो लिखा हुआ है पूर्ति वक्र किसे कहते हैं, यही है ना, पूर्ति वक्र किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया 3 नंबर या 4 नंबर में। आपने डिफाइन क्या किया, पूर्ति तालिका के ग्राफीय प्रस्तुतिकरण को पूर्ति वक्र कहते हैं। फिर व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र, इसके 2 प्रकार भी लिख दिए। आप इसको डिफाइन कर दिए कि व्यक्तिगत पूर्ति तालिका के ग्राफीय प्रस्तुतिकरण को व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहते हैं और बाजार पूर्ति तालिका के ग्राफीय प्रस्तुतिकरण को बाजार पूर्ति वक्र कहते हैं। आप चाहेंगे तो इसके साथ भी आप ग्राफ दिखा सकते हैं, जो मिटा दिए, और इसके साथ भी दिखा सकते हैं। लेकिन इसके बाद आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि पूर्ति तालिका कीमत तथा पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध व्यक्त करता है। सप्लाई शेड्यूल shows the positive relation between price and supply. Supply schedule shows the positive relation between price and supply. ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। यहां तक कि अगर पूर्ति देखो हम तालिका लिख दिए थे, एक्चुअली था यहाँ पूर्ति वक्र,
तो कर देते हैं वक्र, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ति वक्र कीमत तथा पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध व्यक्त करता है। लेकिन यदि आपका यहाँ पर वक्र नहीं होकर के तालिका ही रहता, क्या रहता, तालिका, तब आपका ये सही है कि पूर्ति तालिका कीमत तथा पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध व्यक्त करता है। आप देखिए तालिका, ये कीमत दिया हुआ है, ये पूर्ति दिया हुआ है, कीमत बढ़ रहा है, पूर्ति भी बढ़ रहा है, तो धनात्मक संबंध ही व्यक्त कर रहा है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, चाहे पूर्ति तालिका पूछे या पूर्ति वक्र पूछे। आपको ये लाइन ऐड करने की जरूरत हो तो कर दीजिएगा कि पूर्ति तालिका भी कीमत तथा पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध व्यक्त करता है और पूर्ति वक्र भी कीमत तथा पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध व्यक्त करता है। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। हम इसके साथ नोट्स अटैच कर देते हैं। आप लोग पहले तो जैसे हम बताएं, आपके पास मांग पहले से लिखे होंगे, आप लोग के कॉपी में मांग का जो वीडियो नंबर 2 में पूरा आंसर होगा, कॉपी में उतारे होंगे। उसी कॉपी से आप क्या कीजिए, अपने से सप्लाई का आंसर तैयार कर लीजिए इस तरह जो आज हम बताए हैं, और फिर मेरे नोट्स से मिला लीजिए। अगर कहीं कुछ उल्टा पुल्टा लगा कर, कभी कभी बताने में दिमाग में नहीं रहता है तो शब्द उल्टा पुल्टा हो जाता है। जैसे अभी पूर्ति वक्र लिखे, यहाँ पर पूर्ति तालिका दिखा रहे थे, तो ये चीज़ हो जाता है कभी कभार। तो उस तरह का कुछ हो तो हमसे पूछ लिया कीजिए, और आपको अपने पता चल जाएगा यहाँ पर सर कुछ मिस कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। और नया क्वेश्चन बता ही देते हैं, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक या पूर्ति फलन, यही दोनों पर चर्चा करेंगे। पूर्ति फलन पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।